पाकिस्तान मुसलमान को अगर जिल्लत सहना पड़ रहा है तो उसमें 80% योगदान बस नहीं चौक का है। मस्जिद में बम फोड़ देता है। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले रहा है और आज दुबई कहाँ है? दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता, मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है। बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था आपकी वाइफ ने। ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था, क्योंकि उनका कहना था कि आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं पटना के अलावा? अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज हो जाए, कोई बैकुंठ धाम दे देगा तो मेरे लिए बिहार है बैकुंठ धाम। नीतीश बाबू से मिले कभी? हाँ, इनसे मिले। अब नीतीश कुमार एक वरदान रहे बिहार के लिए। यहाँ पे अभी स्वास्थ्य थोड़े गड़बड़ हो गया तो इनके बिहार पे डिसीजन कोई और ले रहे हैं। बिहार में जो पलायन होता है, पलायन अगर पैसे कमाने के लिए हो रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हो रहा है तो ये गलत है। आपको बुरा लगता होगा ना जब बिहारियों को लेकर जब लोग मजाक उड़ाते हैं? बहुत बुरा लगता है कई बार। क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे कभी? पॉलिटिक्स में हम एक चीज देखिए ना कि लोगों को चाहिए नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता है कि हम इस ब्रांड का जूता खाएंगे, दूसरा ब्रांड का नहीं खाएंगे। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Khan Sir, as he's popularly known. He's an educator from Patna, but his fame has travelled far and wide. His take on life, politics, international relations, just about everything goes viral as soon as it's on social media. His down-to-earth style of speaking is very engaging. Khan Sir's goal is to provide affordable education to the poor and needy. And he's gone from brick-and-mortar classrooms to online coaching, something that many others, of course, his competitors too, have done. But there's something very unique about Khan Sir. You'll figure that out during the course of this conversation. Khan Sir, thank you so much कि आप पॉडकास्ट में आए। मैं 1.5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, आप बहुत बिजी रहते हैं। थैंक यू मैम आपको बुलाने के लिए, और सॉरी इस बात के लिए कि बहुत लंबा टाइम हो गया, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि पढ़ाने से पहले बच्चों की कमिटमेंट अन्य को देखनी पड़ती है और उनके बीच में थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है, तो फिर वो बच्चों के लिए ही बैकएंड में काम करना पड़ जाता है जी। तो सॉरी वंस अगेन कि मैं बहुत लंबा और आपको वेट करा दिए। वो तो कोई बात नहीं, पर आपको मुबारकबाद भी देना है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। शादी हुई है आपकी पिछले हफ्ते। यार ये सीक्रेसी की बात बताइए, किसी को पता ही नहीं था कि आपने सीक्रेटली शादी की और उसके बाद धूमधाम से रिसेप्शन किया। ये सीक्रेसी की बात बताइए, क्यों और कैसे? अब मम्मी पापा का पसंद था और उन लोगों ने डेट डिसाइड कर दिया। पसंद अरेंज मैरिज था आपका? हाँ। अच्छा। तो हम लोग को तो मतलब मम्मी डिसाइड कर दी डेट। अब सब चीज़ शेड्यूल था, तब तक इधर से हमारी बदनसीबी की पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला हुआ है। किसी को क्या पता, कोई भी चीज़ें काफ़ी पहले से शेड्यूल रहती है। इधर ये किया, यहाँ पे तो हमारा था कि भाई सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ें पहले से डेट हो जाती हैं फिक्स चीज़ें, तो उसको भी पीछे हटना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो उसी बीच में चुपचाप से कर लिए थे हम लोग। हालांकि पहले से था कि मतलब एकदम सादगी से करना है, बाद में रिसेप्शन दे देना है। पर कैसे हुआ कि लोगों को पता ही नहीं लगा? पटना में हुई ना शादी आपकी? नहीं, किसी को नहीं पता है कहाँ हुई थी। ओह, ये भी सीक्रेट है। मतलब ये तो वो नूर खान एयरवेज वाली बात हो गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अभी देखिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता, मेरी शादी लीक नहीं हुई, इनका पेपर कैसे लीक हो जाता है। शादी में तो उतने लोग होते हैं। आपको आउटसोर्स करना चाहिए था ना खान अकेडमी को। तो उन लोग को पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। उन लोग हमारा तो कहीं से नहीं हो, इवन कि ड्रोन ना हो, मतलब एक चीज़ का डर था कि कहीं ड्रोन से ना रिकॉर्ड हो जाए, तो ऊपर से भी कवर करा दिया गया था जहाँ पे आपका निकाह हो रहा था। हाँ। क्या लगाया आपने? टेंट लगाया? हाँ, वो सारा चीज़ें वो पैक कर दिया गया, कंप्लीट पैक टेंट। तो लोगों ने क्या सोचा फिर कि क्या मतलब बारात निकली होगी, कुछ तो निकला होगा? कैसे आप गाड़ी में गए, कैसे गए आप? तो नॉर्मल जैसे सब गए, गाड़ी से ही गए थे वहाँ पे। हाँ। बट किसी को पता नहीं लगा था कि क्या है क्या नहीं। हाँ। इवन जिसका जगह था ना, जिसकी प्रीमिसेस हम लोग यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था। निकाह के बाद पता चला कि यहाँ खान सर का निकाह हुआ है। ओह। पर फिर जब आपने तय किया कि ऐसे सीक्रेसी में शादी करनी है, तो आपकी जो अब वाइफ बनी है वो अग्री कर रही थी? क्योंकि जिंदगी में एक बार शादी होती है, धूमधाम से सब करना चाहते हैं।
हाँ, ये इस मामले में तो हम मतलब ठीक है, लकी मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ बोले उसमें वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, प्राइवेसी के हिसाब से, सिक्रेसी के हिसाब से करना चाहिए। और उनका भी कहना था कि नहीं, अभी चूँकि युद्ध का समय चल रहा है, देश में हुआ है, और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश पे फोकस्ड होनी चाहिए इंसान की, तो ये चीज़ें उचित नहीं है। तो हम लोग तो इसी था, फिर हम लोग को लगा कि युद्ध अब हो जाए, कब हो जाए, इसलिए हम लोग ने रिसेप्शन को छोड़ ही दिए थे लोग कि भाई रिसेप्शन जब होगा देखा जाए, युद्ध बाद होगा रिसेप्शन। बट इधर देखे कि युद्ध का प्लान ही नहीं है इन लोगों का। तो बच्चों को नहीं बताया आपने? किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता था। आपने छुट्टी कितने दिन की ली? छुट्टी नहीं ली। फिर तो रिसेप्शन, जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन भी क्लास था, शाम में रिसेप्शन था, सुबह क्लास था। छुट्टी नहीं ली आपने? अच्छा, नोबडी नोज कि आपकी वाइफ का पूरा नाम क्या है, क्या करती हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं, मैम थोड़ा सा इसको नहीं बताया, क्योंकि किसी भी लेडीज़ का अपना एक आइडेंटिटी होता है। वो अपना काम अच्छे से करें, अपने ऑफिस में जाएं, अब उनके काम के बदौलत लोग उन्हें जाने, न कि इस वजह से कोई जाने कि खान सर की वाइफ है। तो ये एक पर्सन, किसी का भी अपनी मेहनत से कमाई हुई कोई चीज़ें होती है, मेहनत से पहुंचा हुआ मुकाम होता है, तो उसमें किसी को भी अच्छा लगता है। किसी दूसरे का नाम जब जोड़ दिया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कल को फिर कोई कहेगा कि आप यहाँ पहुँची इसलिए कि आप इनकी वाइफ हैं। तो हमें लगता है कि इंडिविजुअलिटी अच्छी रहनी चाहिए किसी की भी। पर शादी का मतलब ये नहीं होता कि दो इंडिविजुअल्स एक साथ हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी एक साथ बितानी है, तो दोनों के जो प्लस एंड माइनस आ जाते हैं ना एक दूसरे के? नहीं, हाँ वो तो होते हैं, तो पर्सनल लाइफ में होते रहते हैं सब में एकदम। हम अपने टीचिंग में हम हैं, वो अपने काम में हैं, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करते। हमने जहाँ हम दोनों की ज़रूरत रहती है एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, और रिसेप्शन हुआ, सब आए, वीआईपीज वगैरह सब आए, और फिर वो भी बवाल मचा कि घूंघट ओढ़ा था आपकी वाइफ ने, और फिर किसी ने घूंघट को हल्का सा ऊपर किया तो फिर सबने कहा कि देखो देखो देखो, खान सर जो है विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन राइट की बात करते हैं, और घूंघट ओढ़ा हुआ है। तो मैम ये हम घूंघट को लेके जब रिसेप्शन हो रहा था तो हमने बोला था उनसे कि देखिए आप, ये वाइफ का ही मेरे डिसीजन था कि हमको घूंघट में, क्योंकि उनका कहना था कि बचपन का शौक़ है मेरा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बने तो घूंघट, उतने भीड़ में घूंघट, दुल्हन की अलग पहचान क्या होती है, क्योंकि रिसेप्शन में तो सब सज धज के आए होते हैं, तो दुल्हन की पहचान क्या। हम कहेंगे लोग फिर हमको बोलेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं मेरे बचपन का शौक़ है हमारा ये घूंघट। तो हम समझाएं उनको, अब कोई कितना ही समझाएंगे, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है। तो हम कहे ठीक है भाई चलिए, तो लेकिन हम बोले थे। आपको बुरा लगा जब लोगों ने ऐसे बोला कि? नहीं, अब लोगों के हिसाब से देखिए, एक हम लोग गांव से आए हैं, तो हमारे गांव में एक कल्चर होता है, हम गांव नहीं छोड़ सकते हैं। शहर में आने का मतलब हम गांव नहीं छोड़ सकते, तो हमारे यहाँ गांव का कल्चर होता है, मुँह दिखाई के लिए नेक दिया जाता है। तो जो औरतें होती हैं या जो छोटे होते हैं उम्र में, वो मुँह दिखाई नेक देते हैं, लेकिन जो भसुर होते हैं, जो बड़े होते हैं एज में, आज भी ना मेरी मम्मी भी मतलब जो भसुर में आते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे कतरा के निकल जाते हैं लोग। तो थोड़ा सा वो गाँव वाला चीज़ रहता है कि भाई उसमें तो सीनियर भी आएंगे एज में, और कुछ जैसे गवर्नर सर तो एकदम मतलब पिताजी के एज के आएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ठो गाँव वाला भी कल्चर रहता है। और हमारी भारत की संस्कृति थी, इसमें ना कोई किसी रिलीजियस संस्कृति से तो थी नहीं यहाँ, ये तो एक इंडिया की कल्चर थी। हालांकि हम समझाए थे, लेकिन होता है क्या कि हम थोप नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को, नहीं आप ऐसे मत कीजिए। उनका शौक था घूंघट करने का, तो वो करियर वाली हैं, मतलब वो काम पे जाती हैं। ये नहीं, तो काम पे क्या हम घूंघट लगा के थोड़ी जाते हैं। रसोई कौन संभालता है, आप कि दोनों साथ में? हमें खाना बनाने नहीं आता है, मम्मी और वो। अच्छा, हाँ, साथ में रहती है ना आपकी माँ। अच्छा, दैट्स नाइस। और पर आपका जो रिसेप्शन था, सब वीआईपीज आए हुए थे, सब साथ में खड़े थे, और अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो तेजस्वी भी थे और बाकी लोग भी थे, तो सेलिब्रिटी हो गए आप। तो हम तो एक शिक्षक हैं, अब हमको मतलब इंसान को थोड़ी समझ में आता है कि हम तो शुरू से ही एक पढ़ाने का काम किए हैं, और जो भी रहा कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उस पर बताते रहते हैं हम यहाँ पे। हाँ, रिश्ते सबसे रहते हैं, और सबको कोशिश किए बुलाने के लिए। अब एक हफ्ता पहले ही हमने सबको लगभग प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लास्ट के एक हफ्ते हमने बुलाया था। तो आई थिंक कि कुछ लोग छूट भी गए होंगे, अक्सर हो जाता है, कई बार घर के बगल का आदमी छूट जाता है, नाराज हो गए, तो कुछ लोग की नाराज़गी आई, तो और कुछ लोग
अब होता है, ये ह्यूमन एरर हो जाता है। हाँ। इतने भीड़ में 10,000 लोगों को जब आप बुलाएंगे तो कोई ना कोई तो हो जाता है। पर ये ट्यूशन में भी होता है ना कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ना लें अपने क्लास में, या फिर कोई बाहुबली आके कहे कि मेरे बच्चे को ज़्यादा टाइम दो, वक्त दो, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, प्राइवेट ले लो इसका अलग से, ये भी तो होता होगा ना आपके साथ? ये स्कूलिंग लाइफ में होता है, स्कूलिंग इसमें, कोचिंग उसमें नहीं होता है। कोचिंग में दबंगई चलती है कि मेरा बच्चा आके गुंडई करेगा, आप कुछ नहीं बोल सकते, ये वाला होता है। तो हम कहेंगे गुंडई करेगा तो गुंडई हम भी करेंगे। मेरा क्लास है, हमसे ज़्यादा गुंडई कौन करेगा? तो इसलिए पहले होता था बहुत। हाँ। तो अब तो धीरे धीरे हमें भी समझ में आ गया कि ये मतलब ज़्यादा उस लेवल के नहीं है, थूर देंगे तो ये भी शांत हो जाएंगे लोग। तो फिर ये बोलते हैं कि फ्रंट बेंच पे बैठेगा, पीछे नहीं बैठेगा मेरा हाँ, बच्चा, हाँ, हाँ, हाँ। ये सब गाड़ी में आएगा वो। गाड़ी उड़ी में तो आते रहते हैं, थोड़ा धमकाते रहते हैं। हाँ। तो शुरू में ना हमको लगा था, ये जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देंगे कि मैं यहाँ करूँगा। हमें लगता था कि ये लोग बहुत बड़े घर से आते हैं। पर एक बार आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करते करते जब उब गए ना, तो इन लोग को धोना चालू किया। हम लोग भी बदमाशी करते तो हम लोग भी थूर देते थे। फिर केस वगैरह करके जब घर गए लोग, तो इनके घर खाने को नहीं था। मतलब वहाँ पर घर में खाने को ठीक नहीं है, बाप फटा चप्पल पे घूम रहा है, और घर में एक सेकेंड हैंड साइकिल है, पटना में आके धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ। पर फिर भी तमंचा लेके घूमेंगे, भाड़ा पे चलाने की भी क्षमता नहीं है। तो उब गए हम लोग ये सब चीज़ें देख देख के। अब कोई तमंचा लेके आता तो जिससे लगता है रुमाल लेके आया है। सबके पास होता है। पर क्या अभी ऐसे होता है? हाँ, होता रहता है। जंगल राज जो कहते थे लालू जी के वक्त का, सबने सुना कि वो सब खत्म हो गया था, सिर्फ कुछ इलाकों में है। पटना में भी है अभी भी? नहीं, अब तो पटना ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मन बढ़ई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा कि ऐसा भाषा, मतलब बोलेगा ना, एक हम आपको बताते हैं, रात को 11 बजा था तो कोचिंग वगैरह सब क्लोज करके हम लोग टहल रहे थे। बट एक ना वो रिक्शा वाला जा रहा था, उसके बगल से एक तेज स्कॉर्पियो वाली गई, साइकिल था या रिक्शा था उसका हमको ध्यान नहीं है, वो गिर गया बेचारा, तेज स्कॉर्पियो से गया। हम लोग उठाएं उसको सिंपैथी के नाम पे, बेचारा को कोई चोट तो नहीं लगा वहाँ पे, उसको चोट नहीं लगा था, वो गिर गया था। उठ के कह रहा है कि मेरा आदमी इसको उठा लेगा। मतलब वो उसको बोला कि तू उठ जा भाई, पहले तू उठ जा, क्या मेरा आदमी इसको उठा लेगा, धुआं कर देंगे इसको मार। जानता नहीं मैं कौन जानता नहीं होंगे तू अपना सेकंड दिल्ली से गया होगा सर। ये तो वह दिल्ली की बातें होती है कि हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा बाप कौन है। ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है। हाँ। एक जो एटिकेट्स हैं, ये चीज़ें, इससे क्या होता है ना कि किसी भी जगह का बिजनेस ख़राब होता है। और कहीं पे अगर बिजनेस खराब हुआ तो वो स्टेट या वो जगह आगे नहीं जा सकता। बिजनेसमैन एक ऐसे चीज़ होते हैं ना जो दूसरे को रोजगार देते हैं, दूसरे से कुछ नहीं मांगते हैं। और अगर ये बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को गालियां ही पड़ती है ना, जो बड़े उद्योगपति हैं, कि ये है ना। अब भारत में ना हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों। और कामयाब, मतलब हर इंसान तो मेहनत ही करना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमा लिए, वो गलत है। बट जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने करोड़ों टैक्स दिए हों और अगर वो एक छोटी सी दवा के लिए अगर मर जाएगा तो कोई उसे पूछने नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम भी कुछ दिन पहले, आई थिंक कि दिसंबर की बात है, बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उन पे तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने के, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं यहाँ पे। तो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने का ये किसको, गवर्नमेंट सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, तो एटलीस्ट बिजनेसमैन को दीजिए, वो 10 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार की बात जो है उसकी वजह से बिहार में पलायन भी बहुत होता है, और वो बदला नहीं है। वो जो
इंडस्ट्री आई नहीं अभी तक बिहार में? ये बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया, मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के बाबू चंदा मामा दूर के ये देखो, यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्रीज लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या ज़रूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब, खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है। अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे हो। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि 30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए, और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है, एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों का पैसा नहीं है। उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। अब अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा। तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। अब समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे खराब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल खराब कर दिया लोगों के पास। लोन, वहाँ के लोगों को अगर इनकम लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको। मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी हो जाती है। अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो देगा ही नहीं वापस। मैं एजुकेशन पे वापस आती हूँ। मैंने हाल फिलहाल देखा था, कुछ सोशल मीडिया पे आया था कि हमारे यहाँ से जो CEOs बन गए हैं इंटरनेशनली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEO वगैरह बने हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको पे बैक करना चाहिए। जिस मुल्क से वो IIT से पढ़े, IIM से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं, ये सब पढ़ के वो बाहर चले गए और उन कंपनीज में वो अब पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, तो अब उनका अब वक्त आ गया कि दे शुड पे बैक टू देयर कंट्री। और पे बैक मतलब हम लोग उनको देते हैं प्रवासी भारतीय अवार्ड, ये सब अवार्ड के लिए आते हैं, पद्मा अवार्ड, ये सब अवार्ड मिलता है। वो लोग क्या कर रहे हैं अपने होम कंट्री के लिए? तो अब वक्त आ गया कि वो भी कुछ करें, कुछ बोले ना। वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले हैं ना, वो अपनी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले, क्योंकि अब तो वो अमेरिकन बन गए हैं या UK के रेजिडेंट बन गए हैं। कुछ तो करें ना अपने कंट्री के लिए, आके एजुकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या समझते हैं, सही बात है? बात सही है, बट मैम अगर आप ना हर इंसान जो बड़ा एक चीज़ हम देखें, उसको कोई ना कोई एक चीज़ों को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेट्स की कोई बड़ा आदमी है, यूरोप में चला गया, उसको एक कहें कि भैया आप एक गाँव गोद ले लो, एटलीस्ट दिखे कि कितना किए हो। हाँ। पर होता क्या है ना कि वो कुछ करता है तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अजीम प्रेम जी इतना डोनेट करते हैं, बट इतना डाइवर्स है कि किसी को ज़मीन पे दिखाई नहीं था। 22 करोड़ पर डे का टाटा फाउंडेशन कितना डोनेट करता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ये लोग क्या है, इनके अंदर पेशेंस है। ये जानते हैं कि कंट्री का अपलिफ्टमेंट थोड़ा धीमा होता है, बट सारे लोग इतने बड़े कैपिटलिस्ट और पेशेंस वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया हमने 10 लाख भी दिया तो मुझे दिखना चाहिए।
तो भाई एटलीस्ट हर मेंटलिटी के लोग हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी मकान को बनाने में बड़ी ईंट की ज़रूरत है तो रेत की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप कोई चीज़ें ऐसे हैंड ओवर कर दो कि भाई अगर विदेश के हैं तो आप अपने यहाँ हॉस्पिटल में आप एक MRI मशीन डोनेट कर दो, ये कर दो, जो कुछ हो यहाँ पे, बट उनके लिए कोई चैनल नहीं है उसके लिए। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिया के बड़े टैक्स पेयर हैं, आप देखिएगा, आप ट्रेन में जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ एक सांसद कोटा मिलता है। लेकिन अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर का कोई कोटा नहीं है। अब क्यों एनहांसमेंट नहीं कर रहे उसको? उसको भी तो लगना चाहिए। आप एक ही सीट दे दो ना, उसको पैसे लेके दीजिए यहाँ पे, बट उसको लगना चाहिए कि मेरा ये है। आप किसी स्टेशन पे रेलवे उस एयरपोर्ट पे जाइए, VIP लॉन्च मिलेगा। लेकिन जिसने टैक्स दिया, जिस टैक्स के पैसे से आज देश खड़ा है, उस टैक्स पेयर की एक लिमिट बना दीजिए कि देखिए ये अपर टैक्स वालों के लिए ये है, वो उसे भी तो अच्छा लगेगा भाई, हमने दिया है इतना। हमें कोई फौज में है तो उसको लगेगा कि हमने, देखो भाई हमने देश के लिए दिया है। एक फौजियों के लिए अलग लॉन्च है एयरपोर्ट पे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ नहीं है। तो एक फौजी के लिए हम एक छोटा सा लॉन बना के दे देंगे, क्या खत्म हो जाएगा उनके लिए? तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए आउट देना पड़ेगा, आउट चीज़ें वहाँ पे। हर चीज़ हम पैसे से नहीं दे सकते, कुछ मोरल रिस्पेक्ट भी होते हैं। एक और बात चली थी कि जैसे जो IIT या जैसे IIT में कोई ग्रेजुएट होता है तो सरकार कम से कम 5 या 6 लाख रुपए साल का उस पे खर्च करती है हर स्टूडेंट है ना। तो जब वो बाहर निकलते, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड करते हैं, वो रूरल पोस्टिंग होती है उनकी, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब IIT से स्टूडेंट निकलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों को भी टीचिंग में कुछ करना चाहिए। मतलब इनका 6 महीने का ही सही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं आजकल, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? मैम, एक तो इंडिया के इंजीनियर्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है? बाहर जाने का, पैसा कमाने का। पैसा, इनोवेशन है ही नहीं है। मतलब कि ये है ही नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी लगानी है, हमें कोई नया स्टार्टअप करना है। अब जोमेटो और किसी के होटल का खाना बना किसी को पहुंचा, जैसे मुंबई में टिफिन सर्विस था, उसी का एडवांस वर्जन है। क्या ही है वो, तो हमारे यहाँ 50 साल से डब्बा वाला सिस्टम चल रहा था। एप्लीकेशन आया, उसको एडवांस करके थोड़ा स्मूथ कर दिए, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बट जब ये नहीं आएगा, ये इनोवेशन, तो कैसे होगा? चाइना में क्या हुआ, उसके उनको ये हमको पैकेज हो के नहीं चाहिए भैया, मेरा एयरफोन की फैक्ट्री रहेगी, मेरी रहेगी। उनको लगता है कि भाई मेरी रहनी चाहिए वहाँ पे। और मेल और फीमेल का जो गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चाइना में। फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर वो फीमेल संभाल रही हैं, उसका मार्केटिंग, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेल संभाल रहे हैं, कि उसमें भागदौड़ ज़्यादा है। फैक्ट्री में क्या है, एक जगह है, मेहनत दोनों में है, बट उसमें क्या है कि एक जगह रह के काम करना है। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स में है ना, ये माइंडसेट बनते जा रहा है। 20 लाख का पैकेज तो 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। भैया इससे ज़्यादा पैकेज तुम, उससे अच्छा तुम बिजनेस कर लो। गलत ट्रैक पे जाए, कोई नया कुछ तो करें यहाँ पे। मतलब हम लोग साल में 1 दिन राखी बांधते हैं, चाइना 1 दिन के राखी के लिए राखी पहुंचा दे रहा है। 1 दिन के राखी के लिए। और चाइना में 3 टाइम खाना वो चॉपस्टिक से खाते हैं, 365 दिन। हमारे यहाँ का एक आदमी पहुंचा के दिखा दे, नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का अंतर होता है वहाँ पे। ये होता है, मतलब कैसे भी उनके दिमाग में ना एक जुनून है कि हमको बेचना है, हमको कुछ भी बेचना है, बेच देंगे यहाँ पर। उनका वो सिस्टम भी तो अलग है ना, 1 नेशन 1 सिस्टम है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो एक गांव में एक सिस्टम नहीं है। आप राज्य की बात छोड़ें, आप शहर की बात छोड़ें, आप कंट्री की बात छोड़ें, हमारे यहाँ इतने सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और फिर जब इतने सारे सिस्टम होंगे तो क्लैश तो होगा ना। फिर बिल्कुल क्लैश होगा मैम। लेकिन देखिए, चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं, बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना, तो वो बहुत बड़े चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव। बट जो 90% लोग हैं ना, अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग IIT और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है,
वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बूफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से एक आध निकाल के खाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा ले। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गांव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है, या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है, क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गांव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी, तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरत है कि हम एक आईआईटी, अपना एम्स, आईआईएम, इसको जो बना रहे हैं, ये बनाते रहें। इनको बेसिक नीड से तो उठाएं। ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ? और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं? एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं। हाँ। आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे ज़मीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप आईआईटी ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना, तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा आईआईटी और नीट, एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए, हाँ। और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए, उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या? कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, एसी लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं। कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया, बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लेने की ज़रूरत। और जब ऐसे फैमिली से बच्चे आते हैं आपसे पढ़ने के लिए, तो वो सहमे हुए होते हैं? क्या वो सवाल पूछते हैं या डरते हैं सवाल पूछने से, या अगर समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो? शुरू में बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते, एक बार क्या हुआ कि सैटरडे के दिन हम लोग अमूमन कभी लंबा क्लास ले लेते हैं, तो प्लास्टिक में चना भिगा के रात में रख लेते हैं, उसमें नमक लगा के ऐसे। यहाँ पे जब देखते हैं सर उधर बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो चना खा लेते हैं यहाँ पे। वो उनको पता ही नहीं है कि हम गरीबी, वो उसी माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ, मतलब हम तो बच्चों को देखे, हमारे गरीब बच्चे ही आते हैं। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसके पिताजी फल बेचते थे ठेला पे, किसी के पिताजी चाय बेचते थे। और उन लोग का कहना था कि सर हम लोग तो हिम्मत ही नहीं किए थे कि कभी बच्चों को पढ़ाएंगे। और उनकी बेटियों की कि हम लोग क्या करेंगे, चंदा जुटा के शादी कर देते। इसका चाय बेचने वाला, फल बेचने वाला कितना ही कमा लेता है। बट जो हम लोग की फीस आई छोटी सी, लड़कों ने मेहनत भी किया, वहाँ से ईमानदारी से पढ़ के गए। ऐसे बच्चे आते हैं ना, जो दिवाली या दशहरे में घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका घर उस लायक नहीं है। कहीं मेहमान आ जाएंगे तो घर के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन से लेके जाना है। तो जो अमीर है, जो आगे है, वो चला ही जाएगा। अब गुलामी के टाइम पे भी हम लोग का ताज होटल बना था, गुलामी के टाइम पे भी लोग पढ़ाई करते थे, गुलामी के टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू सूट पहन के घूमते थे। तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इनको कैसे उठाया? पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि आप कुछ करें। जैसे CSR है, CSR से ही कर लें, कुछ तो करें। CSR तो मंत्री सब उठा ले जाते हैं सब अपना। हर मंत्री का फिक्स है CSR। अब कितने लोग जानते हैं CSR क्या होता है? देश की आबादी का 85% आबादी को तो पता ही नहीं है CSR क्या होता है। जो 15% को पता है ना CSR क्या होता है, उनको ये नहीं पता है कि मंत्री खा जाते हैं CSR। कैसे है? अब CSR है, कोई पहुंच वाला है, तो आपको उसके एरिया में फैक्ट्री है आपकी, आपका CSR आ रहा है, आप CSR 2% निकालिएगा, कहेगा 2% इधर दे दीजिए, हमारे फंड में दे दीजिए, आधा हमें दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो 4 ठो डिस्टर्ब कर देगा। तो परेशान न है वहाँ पे।
हाँ, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, पॉलिसी प्लानर, पॉलिसी सारा चीज अगर रोटी कपड़ा मकान तक नहीं दे सकते अभी तक ये नहीं नसीब में आया लोगों के, और आप कह रहे हैं कि 80% है जिनको खींच रहा है गरीबी इतनी बदतर हालत में, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे फिर? देखिए, हमारा एक चीज बस कहना है कि जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष जो होते हैं ना ऑफिस काम कर लेते हैं, ऑफिस 8 घंटे का होता है, बट इनसे ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी महिलाओं की होती है। वो घर संभालती हैं, घर 24 घंटे का काम होता है, घर में कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, कब कौन है, वो 24 घंटे संभालती हैं। तो ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज होगी, पोल्ट्री हो गई, छोटी छोटी स्किल हो गई, छोटी छोटी चीज़ों। एक महिला अपने घर के अंदर मंथ का 15 से 20 हज़ार कमा ले, बिना घर से निकले, अपने घर में एक छोटा सा स्टार्टअप लगा दे, कुछ भी करके यहाँ पे सशक्तिकरण के यहाँ पे, उसको ऐसे नहीं कि उसको पैसा दे, उसको प्रॉपर एक जगह बुला के। अब चाहे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्किल सेंटर हर जगह पे 20-20 तो स्किल सेंटर डाल देगी, वो लूट का अड्डा हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, 2-3 जिले के मिला के एक जगह होना चाहिए स्किल सेंटर। वेल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आप अगर बिस्किट बनाना सीख रही हैं तो प्रॉपर आप सीसीटीवी कैमरे के अंडर होनी चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट पे वो क्यूआर कोड होना चाहिए कि अगर हम ये देखना चाहें कि आपने स्किल लिया है कि नहीं, तो उस पूरे वीडियोस जितने दिन आपने क्लास लिया था ना, उस क्यूआर के तहत आना चाहिए यहाँ पर। हाँ। अगर वो घर पे बनाना, एक ब्रेड, गांव के लोग ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं यहाँ पे, पापड़ अचार तो बनाते हैं, सब बना सकते हैं यहाँ पे, टेलरिंग यूनिट हो जाए, हर चीज का यहाँ पे। तो जब भी अगर महिलाएं, अगर घर की महिलाएं 15-20 हज़ार अगर निकाल ले गई ना, तो अपने बच्चे को प्रॉपर पढ़ाएंगी। मतलब अगर वो 20 हज़ार कमा रही है ना महिला, तो महिला में एक अच्छे कि वो अपने बच्चा के लिए 20 हज़ार देना पड़े तो 20 का 20 दे देगी। मेरा बेटा आगे जाना चाहिए, मेरी बच्ची आगे जानी चाहिए। बना तो लेते हैं, पर उसका फिर वो आगे मार्केटिंग, सेल, रिटेल, वो जो चेन होता है ना, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक हमारे यहाँ। तो ये दिक्कत है, ये समस्या है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर इंसान चाहिए। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप किसी, जैसे सिस्टम ये है कि एक आईएएस अधिकारी आएंगे, अब इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? आईएएस अधिकारी को। अब पता चला वो कपड़ा विभाग में सचिव था, आप बुला लिए उसको मछली विभाग में, कुल मछली आके मार देगा यहाँ पे। अभी कपड़ा सीखते से अभी मछली कुछ सीखे कि शिक्षा मंत्री लोग का भी यही है। अभी हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर, पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अभी एजुकेशन मिनिस्टर। भाई अब आप कैसे सोचिए, हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर का हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप कभी स्कूल के क्लर्क रूम में जा गए नहीं, कहाँ कॉपी चेक होता है गए नहीं, क्वेश्चन कैसे बनता है नहीं गए, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या क्या पावर होते हैं क्या नहीं होते हैं, बच्चे क्या बदमाशी करते हैं नहीं, एजुकेशन सिस्टम संभालेंगे। हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अभी तक पेट्रोलियम संभाल रहे थे। तो एक राज्य में तो आईटी मिनिस्टर 10वीं तक नहीं पढ़े हैं, उनका क्या कहेंगे? अब क्या डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, किस लिए काम करेगा? पर कोई एजुकेशन में कोई, मतलब ये जो मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई एक कट ऑफ होना चाहिए, तो कम से कम स्कूल तो, हाई स्कूल तो पास करें, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारे यहाँ उनके नसीब में नहीं था कि वो स्कूल जाए पढ़ लिखे, तो कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए ऐसे? अब तो हो जाना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए कि इंटरमीडिएट 5 साल बाद कर दे ग्रेजुएशन, उसके बाद अगले 10 साल बाद करिए, धीरे धीरे तो स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे। वो तो मुगले आजम का जमाना थोड़ी ना अभी है यहाँ पे कि अब तो इस चीज़ को हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले रही है वहाँ पर, अब ये तो गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए। अब तक में एजुकेशन मस्ट होना चाहिए। हाँ, क्या अगर सरकारी नौकरी के लिए मस्ट है तो फिर व्हाई नॉट फॉर पॉलिटिशियंस, है ना? ये होना चाहिए बिल्कुल। अब एकदम स्ट्रिक्टली जैसे पॉलिटिशियंस में है क्या है कि जब हम लोग इस एजुकेशन को जोड़ते हैं तो उसका बस ये जाता है, जो पुराने लोग हैं जैसे महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया गया था। जो 80 के दशक की महिलाएं थीं उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया था, तो इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। तो उसका एक बाउंडेशन होना चाहिए, इसको बैठ के पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 90s 80 के बाद है, आपको एजुकेशन एटलीस्ट ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपका जन्म 1990-95 के बाद है, ये कुछ बैठ के, अब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट 5 मिनट में रूल बना दे, बट एजुकेशन को वहाँ ले आना चाहिए। और सब जैसे जो हम लोग देखते हैं कि अपने इंडिया में एजुकेशन, इसमें सबसे टफ एग्जाम में यूपीएससी आ जाता है, स्टेट के पीसीएस आ जाते हैं, नीट आ जाता है, जेईई आ जाता है, सबसे आसान एग्जाम में आ जाता है टीचर के एग्जाम में। सबसे आसान तो नहीं कह सकते, बट कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है। अब हम लोग भी बीपीएससी पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव का है वो काफ़ी टफ है। जो वही पीसीएस, वही कमीशन
टीचर्स का एग्जाम लेती है थोड़ा लो लेवल का पूछती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिनलैंड में सबसे टफ एग्जाम टीचर्स का होता है। हाँ, पर वहाँ पे अलग ही बात है ना। जैसे पर अमेरिका में भी मैंने देखा, एक किसी ने वीडियो डाला था, एक इंडियन टीचर, वो कह रहे थे कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो फिर उन्होंने वीडियो निकाला और कहा कि ये गंदगी, आप इस गंदगी में रहते हैं, ये गंदा खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड का दिखाएं, ये स्ट्रीट फूड खाते हैं, ये आपने खाया हुआ है। मतलब वो रेसिज्म वाली बात उठ गई और उसके बाद कोई रिस्पेक्ट नहीं था। जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो जिस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं उससे पता नहीं लग रहा था कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। लेकिन उसके बाद जो रेसिस्ट अटैक्स उस टीचर पे हुआ, उन्होंने कहा कि आई वॉज शॉक्ड कि पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे और अब ऐसे रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इंडियन टीचर्स के ऊपर भी अब ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं, कुछ इंडियंस, उनको जब वीज़ा मिलता है वहाँ पढ़ाने के लिए, उन्हें कहीं बीच गांव में जहाँ पे लोग, वहाँ अमेरिकन भी नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ पे नौकरी मिलती है। अमेरिकन में रेसिज्म है, वो काले लोगों को तो चॉकआउट करके मार देते हैं। अभी कुछ दिन 2 साल पहले हुआ था, वह तो पुलिस मार देती है ब्लैक लोगों को कह के। तो ये रेसिज्म है वहाँ पे इस चीज़ों में, और वो भेदभाव इन लोगों में बहुत हाई लेवल तक का है। और ये शुरू से था, ये सब जलियांवाला बाग में गोली चलाने में नहीं शर्माए थे सब बदतमीज सब। तो ये बस ऊपर से बटर लगाने में माहिर हैं सब यहाँ पे, बहुत बदतमीज। मतलब हम देख रहे थे अमेरिका को, सीरिया में वो ब्रेड बांट रहा था। अरे यार, तुमने ही मारा है इनको, बम तुम ही मारे हो, घर तुमने ही उजाड़ा है, वो तुम ब्रेड बांट रहा है उसमें। और जब बम मारे तो मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब उन्हीं का है। और तुम ब्रेड बांट रहा है तो 15 रुपये का ब्रेड अच्छा है तो तुम मीडिया को दिखा रहा है। पर अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना चाहिए। आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो सब अमेरिका जाना चाहते। आप कभी जाना चाहते थे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहते हैं, ना जाना चाहते भी नहीं हैं। ऐसे एक आध बार कभी लेक्चर वेक्चर के लिए आया है, बट वो ही क्या है कि इतनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटा बैठे बैठे आदमी परेशान हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वजह से हो गया। बट ऐसा नहीं, हमको अपने इंडियन एजुकेशन, हमको तो मतलब इंग्लिश मीडियम हम छोड़ दिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। मतलब हमने लिटरली, हमसे अगर कोई पूछे कि पूरी जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। बस वहाँ पानी पीना सीखे थे। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, समझे में नहीं आता था पढ़ा क्या रहे हैं। लेकिन खौफ इतना, क्लास 5 में हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद है, तो एक हमारी मैडम थी वहाँ पे, इतना मारती थी, अभी भी याद है कुछ चीज़ें, वो राइम्स, कुछ पोएम्स, कुछ वो डर के मारे याद था, समझ में नहीं आता कर क्या रहे थे यहाँ पे। फिर इधर आए हिंदी मीडियम में, तो लगने लगा कि नहीं भाई, तो समझ में आने वाली चीज़ है। तो मजाक उड़ता था क्या आपका? हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहते कभी बाहर? ऐसा भी नहीं है, बट उतना समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ अपने रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आता है। पर सिर्फ हिंदी ना, और कोई लैंग्वेज ट्राई किया आपने? भोजपुरी। ये वो कुएं में मेंढक वाली बात हो गई फिर कि वही, मतलब हिंदी और भोजपुरी आगे नहीं बढ़े? नहीं, वो मतलब आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं, पटना के अलावा कहीं बम्बई चला जाऊं, या महाराष्ट्र में कहीं स्कूल खोलूं, केरला में कहीं खोलूं? मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है, और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया। तो ये कर्ज, अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज़ हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा, तो मेरे लिए बिहार है बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है, वो ज़मीन, वो मिट्टी मेरे लिए, वो मिट्टी नहीं है मेरे लिए, वो तिलक है माथे का, वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो हम मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसके पास, हम अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे। तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे, वो काट के पीस में, तो 10-20 रुपये का छोटा देते थे सब वहाँ पे। तो हमको वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो इस कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते हैं। अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो, चाहे हम लाख, हमारे मतलब बिहार में कमियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, बट अजीब सा एक लगाव है उस मिट्टी में। चाहे महावीर हो, या महात्मा बुद्ध हो, या महात्मा गांधी हो, जो भी गया हो, कुछ समय रहने के बाद लगता है ना कि हम बिहारी लोग, बाहर से भले थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब घुल मिल जाते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने भी हम लोग को जितना बदनाम कर दिया गया है उतने ख़राब हम नहीं हैं। हाँ, अभाव पैसे का बहुत ज़्यादा है, इतना है। लेकिन हाँ, आप गाँव में जाइएगा बिहार में, तो टूटी खटिया रहेगी, लेकिन उसमें भी बैठने को पूछेंगे, पानी नहीं है, लोटे में लेके आएंगे, उसके पास शीशे का गिलास नहीं है ना, लोटा में लेके आएगा। टेबल नहीं है रखने के लिए, ज़मीन पे लोटा रख देगा,
एक गुड़ लेके आएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कि कुछ खा के जाइए। घर में खाना नहीं भी रहेगा ना, कॉन्फिडेंस इतना है कि बबुआ खाना खा के जाइए रात के। तो ये चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। इसलिए हमको बाहर, मतलब ऐसे तो गए हम बहुत जगह, इंडिया के बहुत जगह, और हर जगह का कल्चर अच्छा लगता है। लेकिन जो एक होता है ना कि जिसने हमें कर्ज एक जन्म देने वाली मेरी माँ और खान सर बनाने वाला मेरा बिहार। पर आपको बुरा लगता होगा ना जब जैसे महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में बिहारियों को लेकर जब लोग बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप चाट पापड़ी बेचने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, और जब मजाक उड़ता है तो बुरा लगता? बहुत बुरा लगता है। कई बार एक आदमी दो चीज़ें यादगार रह गई। एक बार हम लोग शायद मुंबई में कहीं जगह पे थे, तो एक आदमी हमसे कहे, खान सर आपको देख के लगता नहीं कि आप बिहारी हैं। तब थोड़ा सा अजीब लगा, यार हम लोग भी तो इंसान ही हैं। और अगर हम मानिए कि हम रिक्शा ही ठेला चलाते हैं, वो भी तो इंसान है। अगर हम ना चलाए तो कोई ना कोई तो चलाएगा, तो फिर आप दूसरे को गालियाँ देंगे। एटलीस्ट कोई और ना सुन सके, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ढाल जो होता है लड़ाई का ना, बहुत जख्म खाया होता है, ताकि अपने पीछे न जाने कितनों को बचा लिया होता है। तो एटलीस्ट ये लोग दूसरे राज्यों को बोलते तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद आग बबूला हो जाता है। एटलीस्ट हम अपने आप में संभाल के रखें उन लोग। नहीं, अब मुझे भी ऐसे कहा जाता था, तो आपको देख के लगता नहीं कि आप मद्रासी हो? तो बुरा तो लगता था उस वक्त। और एक दो बार पूछा भी मैंने, ऐसे क्यों बोलते हो, कि तुम काले नहीं हो? तो तब मैं बोलती थी, आई डोंट फील गुड अबाउट इट। आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या कि काली नहीं हूँ इसलिए? बुरा तो लगता था मुझे उस वक्त, पर क्या बोलोगे आप? तो फिर हिंदी बोलना सीखती थी कि मैं हिंदी में करूँगी। हिंदी का प्रोग्राम मेरा पहला था, हिंदी का सीखा मैंने कि कैसे बोलना है। और मैं दिल्ली में पढ़ी बड़ी हूँ, पर हिंदी वॉज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर सीखना पड़ा, क्योंकि काम के लिए तो सीखना पड़ता है। फिर बहुत अच्छा सीख गई। नहीं, इतना नहीं, पर फिर भी। बट आपके महाराष्ट्र साउथ में, तमिलनाडु हम कोयम्बटूर गए थे, एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, जिस वजह से खुला खुला जगह मिलता है, तो लैंड वगैरह बड़ा वो इजीली इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन वहाँ पे ना कि अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है तो उसके लिए वर्क कल्चर ठीक है वहाँ। हाँ, बहुत उसका सम्मान से दिया जाता है, अन्ना अप्पा, मतलब हमें तो बहुत कम ही लैंग्वेज आती है वहाँ पे, तो कुछ भी, बट वर्क कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ लेडीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप 9 बज गया, आप लेडीज़ के लिए सेफ़ नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब ठीक जगह अच्छा लगा, मैं प्रॉपर हाथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। 15 साल पहले मैंने देखा था आंध्र प्रदेश में फ्लाईओवर बन रहा था, वहाँ पे साड़ियाँ जो पहन के औरतें मिट्टी या ब्रेक से पता नहीं क्या लेके जा रही थी सिर पे ढो के, पर कैनवस शूज़ पहना हुआ था, हेलमेट था, हेलमेट के ऊपर भार था, कुछ उठा के लेके जा रही थी, हेलमेट था, और हाथ में ग्लव्स और पैर में जूते। आप कहाँ देखेंगे कि लेबरर को पैर में जूते? जब अब मेट्रो बनाते तो अलग बात है, क्योंकि मेट्रो के अलग रूल्स है, लेकिन कहाँ पर अब लेबर देखते हैं 15 साल पहले कि वो कैनवस के जूते पहन के जा रहे थे? वो मैंने आंध्र प्रदेश में देखा था। साउथ का इक्वलिटी इस सब मामलों में बहुत अच्छा है। साउथ जैसी इक्वलिटी हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा वेजिटेशन और हरियाली हो, दिल्ली जैसा एजुकेशन हो, यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर हो, राजस्थान जैसा कल्चर हो, बिहार जैसा अतीत हो, झारखंड जैसा खनिज संपदा भरा हो, कश्मीर जैसी वादियाँ हो, हरियाणा जैसा एथलीट हो, महाराष्ट्र जैसा मराठियों जैसा जिद हो कि हम पहाड़ उखाड़ सकते हैं यहाँ पर, फिर क्या नहीं हो सकता है। हमें दूसरों को क्या जरूरत है? तो पाकिस्तानी होगा ना फिर भी। कोई बात नहीं, बट हमें ना बाहर से सीखने की जरूरत नहीं, हम आपस में क्यों ना सीखे। अब मराठियों को देखिए ना, पहाड़ हुआ या कुछ भी हुआ, वो ठान लिए तो ठान लेंगे कि हम कुछ भी कर सकते। साउथ वालों में इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लड़के को पढ़ाएंगे, लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। साउथ के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम लोग चिल्लाते रह गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने दिखा दिया, आईना दिखा दिया हम लोग को यहाँ पे। हमने जितना भेदभाव अरुणाचल प्रदेश वालों को किया है, कभी चाइनीज बोल के कभी वो, लेकिन उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे। तो ये हम लोग को दूसरे से क्या ही सीखने की जरूरत है। आपके यहाँ जब आते हैं सिर्फ बिहार के बच्चे हैं कि नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, वहाँ पे वहाँ हमारा एक स्टूडेंट, उसको पढ़ाया, नेवी में हो गया, सेलेक्ट हो गया, वहाँ कोई रहता नहीं है, उसको वहाँ पोस्टिंग मिल गया। वो लेटर लिखा था कि सर यहाँ पे कोई फोटो कॉपी दुकान नहीं है, हमको प्लीज स्टडी मटेरियल भिजवा दीजिए। हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस में भेजे, पोस्ट ऑफिस वाला परेशान, भाई साहब वो इंडिया का लास्ट आइलैंड है।
कैसे पहुंचाए कैसे पहुंचाए वहाँ पे। हाँ। और वो लिखा था कि सर हम काला लड़का है, हमें पहुंचाया जाए क्योंकि लड़कों को ना, लड़के हम लोग सांवले थे, काले, तो बड़ा मजाक उड़ाते थे सब हम लोग को। तो हम कहते कि अब हम सबको मानेंगे, तुम लोग को स्पेशल मानेंगे। तो स्पेशल नोट में लिखा था सर हम काला लड़का है, याद से भेज दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और जब ना उनका रिजल्ट हो जाता है ना, तो हमें इंडिया की हर कोने की मिठाइयाँ और डिशेज पता है, क्योंकि जब उनका रिजल्ट होता है तो हम कहते हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके आना मिठाइयाँ, कोई कहीं से लेके आता है। आपको मिठाई अच्छी लगती है? हमको ना वो अच्छा, वो उनके हाथ से मिठाई लेना बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने पढ़ाए थे, इनके यहाँ से आया हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खाने के शौकीन, लेकिन एक उम्मीद रहती है। एक जैसे कोई बच्चा कामयाब हो जाता है तो माँ बाप को क्या ही लेना रहता है, कौन सा उनको कपड़े खरीद के कोई शौक बचा है। लेकिन एक होता है ना कि नहीं हमने पढ़ाया यहाँ पे, बस वो वाली खुशी रहती है। पर आपको अब फंड्स की कमी तो नहीं होती होगी? जैसे कोई बच्चा है अगर ट्यूशन नहीं दे सकता तो कोई ना कोई तो आता होगा ना मदद करने के लिए कि स्कॉलरशिप हो जाए या कुछ भी। अब पैसे ही इतने कम है मेरे कि स्कॉलरशिप की क्या ही जरूरत पड़ती है यहाँ पे। अब जैसे कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है 200-300 में पढ़ सकता है। कोई किसी को अगर SDM बनना है, DSP बनना है, 4,500 में 4,500 रुपये में बढ़िया मोबाइल नहीं मिलेगा। UPSC में IAS बनना है, IPS UPSC का एग्जाम निकलना है तो 2.5 लाख फीस थी। हम ही हैं वो जिन्होंने इसे 10,000 पे लाया, 7.5 से 10,000 में। तो अब तो और भी 2 साल का कोर्स है। अब 10,000 में 2 साल महीने का आपको बहुत कम पड़ जाता है। आप जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज होता क्या? जनरल स्टडी में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ये सबको छोड़ के। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपको पढ़ना पड़ता होगा ये सब? तो जब स्टार्टिंग किए थे तो इतना पढ़ना पड़ता था कि मतलब एक फिक्स होता था कि हम इतना पढ़े हैं तो इतना जाके पढ़ा पाएंगे। बट धीरे धीरे अब तो ये आदत हो गई। अब तो मतलब ऐसे मरने के बाद भी कोई पूछेगा तो उठ के बता देंगे इसका आंसर ये होगा, बस डिस्टर्ब मत करो। नहीं, पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं? ChatGPT हो जाए या गूगल हो जाए, जो भी मतलब नहीं, इसको करना चाहिए बट अभी हम लोग नहीं करते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसका अच्छा यूज़ किया जाए तो ये पढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि कुछ डायग्राम्स थे जो 3D होते थे वो हम लोग बना नहीं पाते थे। जैसे ऑब्वियस मजबूरी है कि कितना कोई 3D चीज़ें हैं बनाने के लिए, कैसे बना पाए? किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर समझाना है तो आप बाहर से ही तो बना सकते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर समझाने में बड़े प्रॉब्लम होते थे, या फिर बनाइए तो टाइम चला जाता था। अभी क्या है, AI से बनाया मिल जाता है, उसको टाइप करने से थोड़ा सा ये सहूलियत हो गई है। अब AI में कह रहे हैं कि 1 मिलियन जॉब्स चाहिए होगा 2026 तक। इतने जॉब्स खुल जाएंगे AI के लिए, पर AI के जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर इतने हैं नहीं और डिमांड है AI के लिए। तो स्टूडेंट्स को आप इनकरेज करेंगे कि AI के टूल्स सीख लें? वो एक तो नेचुरली आता है बच्चों को। मनी इज बेस्ट मोटिवेशन। हाँ, ठीक है, जिस दिन उन बच्चों को लग जाएगा इससे कमाई होगी तो चला जाएगा बच्चा वहाँ से। भाषण देते हैं सब ये बैठ के ना बड़े बड़े उसमें सेमिनार में कि बच्चों ये करो कर, ऐसा नहीं होता। एम्स वाला डॉक्टर अच्छा कमा लेता है, एम्स लोग चले गए। इंडिया में बहुत मायने रखता है यहाँ पे। एक पावर, पॉलिटिक्स किस चीज़ को लुभाती है? एक पावर को। कुछ लोग जेन्युइन जाते हैं, वाजपेयी जी टाइप के हो गए वहाँ पे कि भाई जाना है तो जाना है यहाँ पे, कुछ अपना नहीं है। वो योगी जी टाइप का आदमी है कि ना घर द्वार कुछ है ही नहीं है, या अलग टाइप का आदमी है। लेकिन जो बच्चों को क्या दिखता है, आप AI से जॉब लेके दिखाने देखिए, आज शिफ्ट हो जाएगा, छोड़ देगा वो अपना ट्रेडिशनल स्टडी यहाँ पे, लेकिन ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे, नहीं सुनेगा वो। क्योंकि जिस एज में बच्चा है उस एज में वो फ्री डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके ऊपर माता पिता हैं, वो उसको 2 साल टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके ऊपर सर पे चढ़े रहेंगे कि हमको ये चीज़ें चाहिए, इसके बदले में हमें ये चीज़ चाहिए। वो अगर बीटेक में एडमिशन ले लिया ना, 3rd ईयर से उनके खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे, तुम कमाया क्यों नहीं अब तक, तुमको एक भी सैलरी क्यों नहीं मिली अब तक। तो बच्चों के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब हम कहते हैं ना कि टू बी सक्सेसफुल इज़ द मोटिवेशन, कि आपको अगर नौकरी मिल जाती है या फिर आपको हाई पेइंग जॉब में से बिजनेस में आप जा सकते हैं, तो दैट इज़ अ बिग मोटिवेशन फैक्टर। लेकिन उससे इज़ दैट दी ओनली थिंग? मतलब क्या होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए? क्या इसमें कोई फ़र्क है? हर लेवल की शौक अलग अलग होती है। बचपन में खिलौनों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता था। बड़े हुए तो कपड़ों की शौक, उससे बड़े हुए तो प्रेम में चले गए। तो एक एज होता है, तो जिस एक एज आएगा जहाँ वेल्थ बहुत बड़ी चीज़ दिखेगी, वेल्थ होनी चाहिए।
उसके बाद थोड़ा सक्सेस होनी चाहिए। उस एज के बाद एक बच्चे जब और एज में जाएंगे तो उन्हें सोशल पावर चाहिए होगा वहाँ पे। उसके बाद जब एक एज ढलेगा तो सस्टेनेबिलिटी खोजने लगेंगे, देहरादून में जाके बस जाएंगे, चंडीगढ़ में जाके बस जाएंगे। तो हम एक तराजू से सबको नहीं तौल सकते हैं। अभी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको एथिक्स के साथ साथ वेल्थ, भैया एथिक्स मोरल ये नहीं कि किसी को कुछ भी कर दे, हमारे काम से पैसे आए हैं और किसी को उजाड़ दे, ऐसा नहीं। एथिक्स के साथ दौड़ जाए। जब वेल्थ आ जाता है, इस वेल्थ से वो समाज की भलाई भी कर सकता है। अगर वेल्थ नहीं है तो समाज की भलाई कितने हद तक कर सकते हैं। आज अगर अडानी चाहें तो धारावी को 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं। एक मतलब बनाने में कितना हो सकता है, बट पहले उसने वेल्थ कलेक्ट किया यहाँ पर। तो समाज सेवा हम कर सकते हैं, बट अगर वेल्थ है तो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। टाटा के पास अगर पैसा नहीं रहता ना तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बंद हो गया रहता। तो एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। तो यंग बच्चों को जरूरत है एथिक्स के साथ साथ पैसे। पैसा कोई बुराई नहीं है पैसे कमाने में। पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिक्स सिखाना? क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसका ये भार किस पर होता है कि एथिकल सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए? ये भार होता है सबसे ज़्यादा चीज़ें जुडिशरी पे। कितना तगड़ा सज़ा देते हैं। इंडिया का आदमी दुबई जाके सीधा हो जाता है, वही आदमी मार के सीधा कर देगा उनको। कितना बड़ा क्रिमिनल हो थोड़ा घूमे। तो ये सबसे बड़ी इंडिया में क्या है ना, बेवकूफ़ बनाया जाता है। मतलब गाय, पहले गांव में ना एक गाय खोल के किसी का चोरी करना होता था, 2 आदमी आता था, एक गाय को घंटी उतार लेता था, गाय इस डायरेक्शन में ले जाता था, एक दूसरा आदमी घंटी बजाते हुए इधर भागता था, पूरा गाँव वाले घंटी के पीछे भागते थे और गाय भाग गई उधर। प्रॉब्लम कुछ और है। इंडिया वालों को ऑप्शन दिया जाता है कि पैसा की बिजनेस की। अरे भाई साहब ऑप्शन ही नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं सही है। आज कोई लड़की के ऊपर कोई एसिड अटैक कर देगा, बढ़िया वकील लेके बच जाएगा वो। आप इस देश की कल्पना कीजिए कि रेप करने वाले इंसान को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति रेप किया है, हम अपने क्लास में पढ़ने ना देंगे, जबकि हमारा मर्यादा कहता है कि शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। हम वकील लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग कानून के बेहतर जानकार हैं। आप लोग, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, वकीलों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए थे। इनके पास इतना पावर है ना कि एक जैसे कोई देशद्रोही कर दे, जैसे पहलगाम हमला हुआ, उसका आतंकवादी आज पकड़ा जाए, कोई बढ़िया वकील मिलेगा? मजबूरी है, कानून है कि उसे एक वकील देना पड़ेगा, लेकिन कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। मिला ना जब सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को राम जेठमलानी ने डिफेंड किया। मिल तो जाता है ना। हाँ, मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन जब ये जैसे रेप जैसी घटना है, एसिड अटैक जैसी घटना है, दहेज के लिए किसी लड़की को जला के मार देने वाली जैसी घटना है, ऐसे लोगों को जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा मेरे को बढ़िया वकील नहीं मिलेगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज़ गड़बड़ है। सजा कितना तगड़ा देते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। जब हुआ पहलगाम अटैक, तब आपको उस वक्त क्या लगा? कि मतलब मैंने सुना आपके 1-2 जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? की मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5 दिन 6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए। एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो, सो जाएगा। इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगाओ और निकाल के इसको मार दो, हो गया, खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया। ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन, जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद। ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठोको, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिम मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया वहाँ पर।
क्या हो रहा है यहाँ पे? IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। पर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया ये उन्होंने। बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे? पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद? अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब, पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया है, कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया है, पढ़ रहे हैं कि सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या भैया फ्रेश लाश लाओ। ये हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अमेरिका आराम से बैठा हो हुआ जाता है, है मैम, ट्रम्प कोई बैठा हुआ है अमेरिका ना। कोई नहीं बैठा हुआ है, बॉडी ऐसा कुछ नहीं। इजराइल ने मारा है, लेके चला गया है। हम 10 लाख ले आके मेडिकल कॉलेज को दोगे अनजान नाम से, किसको पता है उसमें कि लाहौर से लाए हैं? इजराइल जब करता है तो गाजा में करता है, तो कौन सी बड़ा तीर मारता है? वहाँ पे तो मिलिट्री भी नहीं है गाजा में, और वो उनको मारता है। हम लोग कैसे मारे? वहाँ पे है ना, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। मैम वो किसको मारता है ये मैंने नहीं रखता है कितना बड़ा है, वो अपने दुश्मन को मारता है। दुश्मन बड़ा है या छोटा है, 1200 लोगों को मार दिया गाजा, हमास ने मार दिया वहाँ पे, वो अलग चीज़ है। वहाँ पे हम लोग भी POK में घुस के मार सकते थे। हम लोग 4 बिजली घर नहीं मार पाए उसका, 4 बिजली घर उड़ा देते गर्मी के दिन में, पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाती पाकिस्तान की। क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ये चला मकसद ही नहीं था ना, भारत का मकसद था कि जो टेरर इंडस्ट्री है उसको मारना है, पाकिस्तान को मारना नहीं था। जो पाकिस्तान पैदा कर रहा है आतंकवाद को, हम तना काटेंगे, जड़ नहीं। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी है सीधे। हम पाकिस्तान को नहीं मारना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी बेवकूफ़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी तब क्यों मारे? ये एकदम गलत चीज़ है। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का बैक सपोर्ट था वहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, अब हम लोग सीज फायर कर दे रहे हैं यहाँ से। कोई मतलब पर नहीं। वो ऑथेंटिक नहीं था कि लीकेज हुआ लीकेज है। का कोई हाँ, ऑथेंटिक नहीं था वहाँ। हाँ, वहाँ पे ये बात चली नहीं थी। पर मैंने सोचा था कि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो स्टॉपेज किया हमने, जो रुक गए हम, वो सही मायने में गलत था। वो गलत था। हाँ, नहीं रुकना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय होता है शांति का। अगर हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। लोग पी जाते समंदर खारा ना होता तो। अगर युद्ध इतना ही खराब था तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। कुछ होते हैं यहाँ पे युद्ध रहना। हर भगवान को देखिएगा शांति के प्रतीक हैं, लेकिन सबके पास अपना हथियार है। करुणा से भरे हमारे बजरंग बली, लेकिन गदा साथ में रखते हैं, करुणा से भरे हुए, क्या नहीं मांगने पे देते हैं यहाँ पे। कृष्ण भगवान हमेशा कौरवों से तो ऐसे बात करने गए थे, 5 गांव मांगने, जैसे कोई बहुत एक याचक है, साधारण याचक, सुदर्शन चक्र लेके। तो युद्ध के लिए तैयार। ये राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे जो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो फिर वो भी तो है ना। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। उस समय देश आज़ाद नहीं था। संगठन को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए एक जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार इतने ज़्यादा थे कि संगठन बनाने में टाइम लगता है। अगर हम एक गर्म दल बनाते थे 10 साल में, वो 10 दिन में ख़त्म करके रख देते थे। जब लाशें गिरती थी तो लोगों का मोटिवेशन गिर जाता था। तो गांधी ने उस समय एक रास्ता निकाला कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी है, संगठन भी मजबूत बना के रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, मोटिवेशन भी बना के रखना है। तो गांधी जी संगठित करते थे। इसी कांग्रेस से तो सुभाष चंद्र बोस निकले थे। सुब्रह में तो नरम दल वाले थे, गरम दल थे। ये तो गांधी की दूरदर्शिता थी कि हमारा आंदोलन जिंदा रहेगा लंबे समय तक के लिए। वरना भगत सिंह की कौन इज्जत नहीं करता है? क्या सुभाष चंद्र की इज्जत कौन नहीं करता है? चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत कौन नहीं करता है? लेकिन गरम दल को दबाना आसान होता है, और एक कोई इंसान जाता है तो कई लोग उससे प्रेरित होकर और आते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। तो गांधी को रास्ता था। और दूसरा ये था कि अंग्रेजों को मारना था। तो जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसे टेबलेट भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो भगत सिंह इंजेक्शन थे, गांधी जी टेबलेट थे। दोनों नोट पे तो गांधी जी का ही फेस आता है ना। लंबा समय इसमें किसी को लगता है कि गांधी का नहीं होना चाहिए, किसी को लगता है गांधी का होना चाहिए। लेकिन एक आंदोलन को 40 साल तक खींचने वाला इंसान था। हाँ, एक इतना लंबा कार्यकाल किसका था? हाँ, लंबे समय तक खींचा था उस इंसान ने। देश जब आज़ाद हो रहा था तो नवाखली के दंगों को शांत कर रहे थे। सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पद जरूर लिया। यहाँ तक तो इस बात का हो गया कि सरदार पटेल को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मिलना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री एंटरिम सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री जो सरकार चला रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि गृह मंत्री इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री है। गृह मंत्रालय के पास सारा होम चीज की पावर रहती है वहां पर। इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। तो फिर कैसे बना सकते हैं जब आप कोई इंसान इलेक्शन से पहले ही मर जाते हैं? तो अब कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जो एंट्रीम गवर्नमेंट थी 3 साल की ना, उसमें क्या कर लेते? लॉर्ड माउंटबेटन बैठा हुआ था, आपका सेनापति नहीं था, आप प्रधानमंत्री बन के ही क्या कर लेते? जब सेनापति आपके जनरल बूचर था सेनापति, 1948 की लड़ाई में क्या हुआ? जनरल बूचर ने सेना ही नहीं भेजा, तो क्या कर लेते? तो बस ये है कि हम किसी को पसंद करते हैं, उसके अंध में हम किसी को गाली दे देंगे।